heading is the chemical properties of group 18th element. So now we will discuss about the group 18 का chemical properties. Good afternoon जिया. So देखिए now we will discuss about the chemical properties of group 18 element. तो heading लगा लेंगे group 18 का chemical property पढ़ने जा रहे हैं. देखिए बात क्या है, in general noble gases are least reactive, which you know. Okay, noble gases least reactive होती हैं, ये हम already जानते हैं. आगे बढ़ते हैं. The inertness to chemical reactivity is attributed to the following reason. क्यों inertness होती है उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर. The first point behind the inertness of group 18 element, the noble gases except helium. Helium को अगर हम छोड़ दें तो have completely filled NH2 electronic configuration in their valency cell. तो उनके वैलेंसी सेल में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, हीलियम में डबलेट कंप्लीट होता है. तो हीलियम में डबलेट कंप्लीट होता है और बाकी सारे नोबल गैसेस में ऑक्टेट कंप्लीट होता है. तो इस वजह से वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना तो लेना चाहते हैं ना देना चाहते हैं. तो जब ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ना देना चाहते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया दे आर नॉट रिएक्टिव. दे आर नॉट रिएक्टिव का मतलब हो गया दे आर केमिकली इनर्ट. तो यहाँ पर केमिकली इनर्ट के लिए जो रीजन पहला दिया जा रहा है, आई होप वो समझ में आ चुका होगा क्योंकि ये तो बहुत बार डिस्कस हो जाता है. सेकेंड रीजन है दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं जा सकता, वो ऑलरेडी स्टेबल है. स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना इज नॉट इजी, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. और ना इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है इसको, ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं करता, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है इसको क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है. तो यहाँ पर इट हैज मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन देने जा रहा हूँ, मतलब किसी नोबल गैस को, मान लीजिए हमारे पास है नोबल गैस, ध्यान से सुनिए, ये रही मेरे पास नोबल गैस. अब भाई नोबल गैस को मैंने दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ये हमारे पास है नोबल गैस, इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूँ. एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूँ का मतलब क्या है? आई हैव टू सप्लाई हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. आई हैव टू सप्लाई हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. अगर मुझे इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. That's what the electron gain enthalpy is. तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है. वापस से बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है. इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है या जो एनर्जी रिलीज होती है. अगर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है तो पॉजिटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अगर एनर्जी रिलीज होता है, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है. तो अगर तुम फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दोगे ना, अगर तुम फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देके, मान लीजिए आपने फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे दिया ना, और ये बन गया F-, फ्लोराइड आयन बन गया. तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ का जो डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन होगा ना, दैट इज नेगेटिव, ठीक है. ये जो डेल्टा H गेन होगा यहाँ पर वो नेगेटिव आएगा क्योंकि ये स्टेबल हो जा रहा है. यहाँ पर ये स्टेबल हो जा रहा है आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद वो स्टेबल हो जा रहा है. तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, है ना, यहाँ पर एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं होगी. ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, है ना. ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, फर्स्ट पॉइंट इज दैट द नोबल गैस एक्सेप्ट हीलियम, है ना, सारी की सारी नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, विच यू वेरी वेल नो. एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट, ये भी आपको याद रखना है कि अपने पीरियड में जितनी भी नोबल गैसेज है ना, अपने पीरियड में सबसे ज्यादा उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. ओके, तो these two points are really very important. These 2 points seems very easy to remember, but these are important point. तो इसको ध्यान में रखेंगे, मतलब इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, जनरली पूछते हैं इस पे क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. And next point starts, the reactivity of noble gases has been investigated occasionally ever since their discovery, but all attempts to force them to react
to form the compounds were unsuccessful for quite a few years. अब देखिए ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बोल रहा है कि भाई जो नोबल गैस की रिएक्टिविटी होता है ना, जब से नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई है तभी से हम इसकी रिएक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सारे अटेम्प्ट है टू फोर्स देम टू रिएक्ट टू फॉर्म द कंपाउंड, कि भाई नोबल गैसेस किसी कंपाउंड मतलब किसी से रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगी, वर अनसक्सेसफुल, ये अनसक्सेसफुल रहा फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स, है ना, कुछ सालों तक अनसक्सेसफुल रहा। फिर क्या बोल रहा है, इन मार्च 1962 नील बार्टलेट then at the University of British Columbia observed the reaction of noble gases. So now this point seems very important for your general knowledge. जनरल नॉलेज के लिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरल नॉलेज बढ़ा लो यहाँ पर। क्या है, देखिए 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 ध्यान से, मार्च 1962 में नील बार्टलेट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है, इन्होंने इस कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर क्या ऑब्जर्व किया रिएक्शन। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा, अब सही, हाँ, तो भाई इन्होंने सर नील बार्टलेट ने रिएक्शन देखी, किसकी रिएक्शन देख ली, नोबल गैसेस की रिएक्शन देख ली। अभी तक तो हम क्या जान रहे थे, डिस्कवरी के बाद से अभी तक हमें पता था भाई नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन अब तो भैया नील बार्टलेट ने रिएक्शन देख ली, नोबल गैसेस भी रिएक्टिव हो रही हैं, तो उन्होंने ये देख लिया, ये वाला पॉइंट। नाउ फर्स्ट ही प्रिपेयर्ड अ रेड कंपाउंड व्हिच इज फॉर्मुलेटेड एज O2PtF6 माइनस। एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। हाँ, तो भाई पहले नील बार्टलेट ने सबसे पहले जो कंपाउंड बनाया उसका जो फॉर्मूला था दैट वाज O2 प्लस PtF6 माइनस, ठीक है, O2 प्लस PtF6 माइनस, ये फॉर्मूला था सबसे पहले जो बनाया। ओके, रेड कंपाउंड था ये रेड कंपाउंड था, O2PtF6 माइनस, O2 प्लस PtF6 माइनस। ही देन रियलाइज्ड, उन्होंने आगे चल के रियलाइज किया दैट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। यार तुम ना एकदम चुपचाप बैठे रहते हो, ऐसे ऐसे हो जाता है दिमाग खराब पूरी तरीके से, ऐसे ऐसे बैठे रहोगे तो फिर क्या 10 दिन मूड नहीं करेगा, बोरिंग जैसे बैठे रहते हो तुम। He then realized that the first ionization enthalpy of molecular oxygen 1175 kilojoule per mole was almost identical with that of xenon। ये देखो क्या है, सुनते रहो बस, ऐसा कुछ नहीं है, बोरिंग कुछ नहीं है, बस सुनो और उसको थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश करो। अब इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट आ गया कि भाई ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट थे, नील बार्टलेट नाम था, उन्होंने ये बता दिया कि भाई नोबल गैसेस भी रिएक्ट करती हैं। कैसे पता चला, कि उन्होंने सबसे पहला कंपाउंड रेड कंपाउंड बनाया जिसका फॉर्मूला था O2 प्लस PtF6 माइनस, है ना, O2 प्लस PtF6 माइनस। ये जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट, नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। He then realized that the first ionization enthalpy of molecular oxygen, तो molecular oxygen का जो पहला ionization enthalpy है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है that is 1175 किलोजूल पर मोल, was almost identical with that of xenon। तो इन्होंने बोला सॉरी क्या बोला, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी और जेनॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी, इन दोनों का आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट बराबर था। He made efforts to prepare same type of compound with xenon, इन्होंने xenon के साथ same type of compound बनाना and was successful in preparing another red color compound that is, भाई इन्होंने दूसरा कंपाउंड बना दिया। क्यों बना दिया, भाई ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। What you are seeing, Xe plus PtF6 minus, O2 plus PtF6 minus, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और जेनॉन का इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर जेनॉन रखने की कोशिश की, तो इन्होंने जेनॉन से भी रेड कलर का एक कंपाउंड फॉर्म किया बाय मिक्सिंग PtF6 एंड जेनॉन। तो यहाँ पर पता है क्या इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता दूँ।
PtF6 प्लस xenon, अगर आप ये रिएक्शन कराते हो, so then you are going to get xenon plus PtF6 minus. So this is one reaction which can be important for your examination. ये इंटरनेट का इशू क्यों आता है आजकल? आई एम सॉरी यार, ये इंटरनेट का इशू पता नहीं क्यों 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, ये कंट्रोल नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है इशू आ जाए बीच बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक रिएक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आप देख लो एक बार। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से ये वाली रिएक्शन में थोड़ी इंपॉर्टेंट है। PtF6 और xenon जब कंबाइन करेंगे, so we'll get xenon plus Xg plus PtF6 minus. Okay, very good. After this discovery, a number of xenon compound mainly with most electronegative element like fluorine and oxygen have been synthesized. इस डिस्कवरी के बाद भाई xenon के बहुत सारे कंपाउंड बन गए, xenon के बहुत सारे कंपाउंड बन गए मेनली विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। किसके साथ xenon के कंपाउंड बन गए? फ्लोरीन के साथ xenon के कंपाउंड बन गए और ऑक्सीजन के साथ xenon के कंपाउंड बन गए। आगे बढ़ जाते हैं। द कंपाउंड ऑफ क्रिप्टन आर फीवर, ठीक है। तो क्रिप्टन के कंपाउंड कम बनते हैं, तो इसलिए क्रिप्टन के नहीं दिखेंगे आपको, ओनली डाइफ्लोराइड, ठीक है। KrF2 हैज बीन स्टडीड इन डिटेल। तो क्रिप्टन का एक कंपाउंड है दैट इज KrF2, तो KrF2 को हमने थोड़ा डिटेल में स्टडी किया हुआ है। कंपाउंड्स ऑफ रेडॉन हैव नॉट बीन आइसोलेटेड, तो रेडॉन के कंपाउंड तो आइसोलेटेड नहीं, मतलब आइसोलेटेड नहीं है, इसका मतलब क्या है, रेडॉन के कंपाउंड हम अलग से इसको नहीं सेपरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कंपाउंड ऑफ रेडॉन हैव नॉट बीन आइसोलेटेड बट ओनली आइडेंटिफाइड, उनको आइडेंटिफाई किया गया, सेपरेट नहीं किया जा सका है, दैट इज RnF2। तो एक तो क्रिप्टन का हो गया KrF2 और एक रेडॉन का हो गया RnF2, ये दो कंपाउंड है, ठीक है, जो आपको रेयरली देखने को मिलते हैं बाय रेडियो ट्रेसर टेक्निक, ठीक है। तो रेडियो ट्रेसर टेक्निक से आइडेंटिफाई किया सकता है किसको? RnF2 को। नो ट्रू कंपाउंड ऑफ आर्गन, नियॉन एंड xenon आर येट नोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट नो ट्रू कंपाउंड ऑफ आर्गन, नियॉन और xenon आर येट नोन, ठीक है। तो इनके कंपाउंड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा है नहीं जो काफ़ी डिफिकल्ट सा लगे। तो xenon के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स हैं, फिर क्रिप्टन का एक कंपाउंड है KrF2 और रेडॉन का एक कंपाउंड है जिसको आइसोलेट नहीं किया गया है बट उसको आइडेंटिफाई किया गया, दैट इज RnF2 एंड द टेक्निक इज रेडियो ट्रेसर टेक्निक से उसको आइडेंटिफाई किया गया है। नो ट्रू कंपाउंड ऑफ आर्गन, नियॉन और हीलियम आर येट नोन, तो आर्गन, नियॉन और हीलियम के तो कंपाउंड अभी भी नहीं आपको दिख रहे हैं। तो xenon और फ्लोरीन के कंपाउंड ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। चलिए, सो नाउ द पॉइंट इज कि xenon और फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको एक बार स्टडी करें, ये ठीक है। देखो xenon फॉर्म्स 3 बाइनरी फ्लोराइड्स, 3 बाइनरी फ्लोराइड बनाता है। बाइनरी मतलब xenon और फ्लोरीन की रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है, ओके। अब देखो ध्यान से, थोड़ा गौर करो और ऐसे बोरिंग मत बैठा करो यार। देखो क्या है कि xenon फॉर्म्स 3 बाइनरी फ्लोराइड दैट इज XgF2, XgF4 and XgF6 by the direct reaction of elements under appropriate experimental conditions, okay। अब यहाँ पर देखो ये एक्चुअली में 3 रिएक्शंस हैं, these are 3 reactions, okay। So what you have to do, you have to memorize these 3 reactions। अभी क्या है, xenon को एक्सेस में ले लिया हमने, ओके। xenon को एक्सेस में ले लिया और जो भी प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन है उस पर हमने xenon को एक्सेस में ले लिया, तो हमें XgF2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमने अभी आगे क्या किया, आगे हमने कर दिया xenon को 1 और फ्लोरीन को 1:5 के रेशियो में ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर XgF4 बन गया, फिर 1:20 के रेशियो में ले लिया, मतलब यहाँ और यहाँ पर देखो फ्लोरीन एक्सेस में, इन दोनों जगहों में फ्लोरीन एक्सेस में, यहाँ पर भी
और यहाँ पर भी। तो XeF4 बन गया और 1:20 में लोगे तो XeF6 बन जाएगा। ओके, आई होप यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, next is XeF6 can also be prepared by the interaction of XeF4 and O2F2। तो XeF6 को बनाने का एक और तरीका ये रिएक्शन है, एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी रिएक्शंस है ना वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so let's proceed further। XeF2 and XeF4 and XeF6 are colorless crystalline solid sublime readily। तो ये भी एक पॉइंट हो गया कि XeF2, XeF4, XeF6, तो जेनॉन के ये जो तीन कंपाउंड्स के बारे में बात किया गया, इनकी प्रॉपर्टीज फिजिकली वो कैसा, अपीयरेंस क्या है वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सबलाइम रेडिली एट 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पर सबलाइम हो जाते हैं। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अब ये देखो, ये लाइन का मतलब क्या है, दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। इसका मतलब ये हो गया कि किसी को अगर फ्लोरीन चाहिए तो बहुत आसानी से हम XeF2, XeF4, XeF6 की सहायता से दे सकते हैं, ठीक है। दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोलिसिस इनका बहुत तेजी से होता है, थोड़ा बहुत भी पानी मिल गया तो इनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत भी इनको वाटर मिल जाए तो इनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, मतलब पानी के साथ जल्दी रिएक्शन करते हैं, कहने का मतलब ये। फॉर एग्जाम्पल XeF2 इज हाइड्रोलाइज टू xenon HF and O2। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी रिएक्शन है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। XeF2 का जो हाइड्रोलिसिस है, XeF2 हाइड्रोलाइज होगा और xenon प्लस HF प्लस O2 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The structure of the three xenon chlorides can be deduced from DSEPR and these are shown। तो याद करना है तुमको, 7.9 में अभी नीचे जो है इसके स्ट्रक्चर्स दिए हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो ये एक पॉइंट हो गया। XeF2 XeF4 का लीनियर है और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, मतलब XeF2 का लीनियर है और XeF4 का स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो ये एक पॉइंट हो गया। XeF2 लीनियर स्ट्रक्चर है, अभी नीचे देख लो यार, ये देखो ये XeF2 है स्ट्रक्चर, ये XeF2 का स्ट्रक्चर है और ये XeF4 का स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर। ये XeF4 का अभी डिस्कस करते हैं, इसको पहले सुनते रहो। इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो 6 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। किसमें? XeF6 में। तो XeF6 में 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है, would has a distorted octahedral structure। तो ये भी याद रखो कि XeF6 का जो शेप होता है that is distorted octahedral। तो distorted octahedral होगा किसका? XeF6। तो XeF6 होगा भाई distorted octahedral। XeF6 क्या हो जाएगा? distorted octahedral, ठीक है। distorted octahedral, ठीक है। ओके, एज फाउंड एक्सपेरिमेंटली इन द गैस फेज। तो एक्स में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। xenon फ्लोराइड रिएक्ट विथ फ्लोराइड आयन। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, xenon fluoride react with fluoride ion except to form cationic species and fluoride ion donor to form fluoroanion। तब ध्यान से ये सुन लो क्या बात है कि जो xenon के फ्लोराइड्स होते हैं, है ना, तो वो एक्चुअली में फ्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करते हैं। फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, तो वहां पर कैटायनिक स्पीसीज बनाएंगे
एंड फ्लोराइड आयन डोनर, तो वहाँ पर फ्लोरो एनहांस बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाली आप रिएक्शन देखिए, XgF2 प्लस PF5, तो एक तो कैटायन बनेगा यहाँ पर XgF प्लस और एक एनायन बनेगा XgF6 माइनस। आई होप ये समझ में आ गया होगा, एक कैटायन एक एनायन। जैसे यहाँ पर देखो XgF4 है, तो यहाँ से एक फ्लोरीन निकल जाएगा तो XgF3 प्लस बनेगा, और SbF5 में एक फ्लोरीन मिल जाएगा तो SbF6 माइनस बनेगा। तो एक तो ये जो डोनर होगा ना, जैसे XgF2 से XgF प्लस बन गया और PF5 से PF6 माइनस बन गया। बात समझे? तो एक कैटायन एक एनायन, एक फ्लोरीन निकाल दोगे तो कैटायन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो XgF6 प्लस MF से यहाँ पर M प्लस बन जा रहा है, एक फ्लोरीन निकल गया, और यहाँ पर बन जा रहा है XgF7 माइनस। ओके, मेटल्स, ये मेटल्स के साथ होगी रिएक्शन। तो मेटल्स कौन कौन से? सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको, अच्छा ये जो आज के लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये तो पेपर में आने ही आना है। 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला जो चीज़ आज पढ़ाया जा रहा है ये पेपर में आने ही आना है। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं रहता, हर साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़। सो नेक्स्ट इज जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड की लास्ट पेज है, आई थिंक यस दिस इज द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर। तो देख लेते हैं एक बार, स्ट्रक्चर वगैरह की बात कर लेते हैं। अब देखो क्या है लास्ट में, पहले तो XgF2 का स्ट्रक्चर याद करना है, दैट इज लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर है। XgF4 जो है, ये देखो स्क्वायर प्लेनर कैसे बोला गया, ये देखो ये एक स्क्वायर बन गया, ये ऐसे करके ये एक स्क्वायर बन गया, ये ऐसे करके एक स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर एक प्लेन में स्क्वायर बन गया, यहाँ पे ऊपर एक लोन पेयर है और नीचे एक लोन पेयर है। तो ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है कौन? XgF4। तो XgF2 लीनियर हो गया, XgF4 स्क्वायर प्लेनर हो गया, और XgF6 ऐसा होता है, ये रहा XgF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया XgF6। देख लो कैसा होता है XgF6। मैं थोड़ा सा क्लू दे रहा हूँ, ये एक्चुअली ये जो पूरा रहता है ना, ये पूरा प्लेन में रहता है, ये पार्ट ऐसे करके ये प्लेन में रहेगा, और वास्तव में जो ऑक्टाहेड्रल शेप होता है ना, मैं आपको ऑक्टाहेड्रल शेप दिखा रहा हूँ, आप एक बार समझने की कोशिश करना। मैं आपको ऑक्टाहेड्रल शेप दिखा रहा हूँ। एक्चुअली में क्या होता है ना, एक ऐसे स्क्वायर प्लेन होता है ये, ठीक है, और एक नीचे रहेगा ये ऐसे, ऐसे नीचे से जोड़ दो, ये ऑक्टाहेड्रल बन जाए। कहने का मतलब ये है कि एक बीच में रहेगा और चार लोग इससे इधर जुड़े रहेंगे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, ये चार लोग जुड़ गए इससे, ये हो गया चार, ठीक है, ये एक प्लेन में हो गए, ऑक्टाहेड्रल बता रहा हूँ, ठीक। और इसको ऐसे प्लेन बना दो, ये ऐसे एक स्क्वायर प्लेन हो गया, और एक क्या रहेगा, एक बंदा ऊपर खड़ा रहेगा ऐसे करके, और एक बंदा ऐसे नीचे खड़ा रहेगा, और ये जोड़ दो, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल शेप का नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ये देखिए टिल्ट है, अरे ये तो कुछ और ही करता है। यहाँ से ये देखो, यहाँ पर ये ना थोड़ा टेढ़ा है, ये थोड़ा टेढ़ा है ऐसे, और ये भी थोड़ा टेढ़ा है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्शन के कारण टेढ़ा होता है। यहाँ पर फ्लोरीन के पास भी भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, इस रिपल्शन के कारण ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, डिस्टॉर्शन आता है, ठीक है। चलिए खैर आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो, अच्छा ये जो लास्ट पेज है ना ई ब्लॉक एलिमेंट का, दिस लास्ट पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल होता है इससे क्वेश्चन, तो मैंने तो देखा है हर साल क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, वो देख लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ XgF4 एंड XgF6। ऊपर तो XgF2 का हाइड्रोलिसिस दिया है ना, ये देखिए ये हाइड्रोलिसिस है क्या, XgF2 का। तो XgF2 का हाइड्रोलिसिस अपने को दे दिया, रिएक्शन याद करनी है। XgF2 और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, जेनॉन प्लस HF प्लस O2। वापस से बोल रहा हूँ, XgF2 और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, जेनॉन, HF और O2, ये तीन चीज का फॉर्मेशन करते हैं। अब XgF4 और XgF6 का हाइड्रोलिसिस में क्या मिलता है वो देख लेते हैं।
तो XeF4 का हाइड्रोलिसिस ये रहा, इसमें देखो क्या मिल रहा है, XeF4 और वाटर रिएक्ट कर रहा है, सो व्हाट यू आर गेटिंग, जेनॉन मिल रहा है आपको, फिर XeO3 मिल रहा है और फिर HF मिल रहा है और फिर O2 मिल रहा है। तो यहां से आपको ना एक नया कंपाउंड मिला, और वो नया कंपाउंड क्या है, वो नया कंपाउंड क्या है, XeO3, XeO3। Okay, so this new compound is XeO3 and that is obtained by the hydrolysis of XeF4 and XeF6. Okay, अब देखिए XeF6 ले लिया हमने और यहाँ पर वाटर के साथ इसकी भी रिएक्शन करा दी. So now we are getting XeF3 and HF. So these two reactions are very important reactions. These two reactions are very very important reactions. Again I am saying these two reactions are very important reactions. अब मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, उसका मतलब ही क्या है कि काफी इंपॉर्टेंट है. जब से पढ़ा रहा हूँ तब से देखा हूँ, जब से पढ़ रहा था, जब से पढ़ा रहा हूँ तब से देख रहा हूँ कि एवरी ईयर वी आर गेटिंग द क्वेश्चन फ्रॉम दिस फेज एवरी ईयर. मतलब चाहे तो जेईई मेंस में आ जाएगा, चाहे नीट में आ जाएगा, चाहे बोर्ड में आ जाएगा. सो दिस फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द रिएक्शन ऑन दिस फेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आगे बात कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर बात किया है पार्शियल हाइड्रोलिसिस. तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 गिव्स ऑक्सीक्लोराइड्स. पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहा है, वाटर थोड़ा लेजर अमाउंट में लिया गया है, ज्यादा अमाउंट में नहीं लिया गया है. और XeF6, ठीक है, XeF6 और वाटर को थोड़ा ज्यादा अमाउंट में ले लो. एक बार तो एक मॉलिक्यूल XeF6 का ले लिया और एक मॉलिक्यूल H2O का ले लिया, तो हमको क्या मिल रहा है, XeOF4 मिल रहा है. फिर हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल XeF6 का ले लिया और दो मॉलिक्यूल वाटर के ले लिए, तो वी आर गेटिंग XeO2F2. ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग दीज टू रिएक्शंस. एक मॉलिक्यूल वाटर का होगा तो क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल वाटर का होगा तो क्या होगा. है ना ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है. ऐसे करके ना पेपर में पूछ लिया जाएगा तुमसे. कैसे पूछा जाएगा, कंप्लीट द रिएक्शन. ऐसे देंगे Xe लो F6 और बोल दिया इन्होंने सर कि एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये रिएक्शन कर रहा है दोनों, अब बताइए बनेगा क्या बनेगा, XeOF4 बनेगा. रटा हुआ है, इसमें क्या पेपर में बैठ के थोड़ी ना दिमाग लगाएंगे, इसमें याद करके गए XeOF4 बनेगा, बस बात तो है ना. प्लस HF भी बन रहा है, प्लस HF भी बन रहा है. ओके, सो दिस माइट बी पॉसिबल कि these type of question may occur, ठीक है, because these kind of questions are occurring frequently in the examination in the previous year questions. You can also see. देखिए नेक्स्ट इज कि XeF6, अगेन आई एम डिस्कसिंग सेम पॉइंट. XeF6 और वाटर की रिएक्शन हो और दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो, इन दैट केस विल गेट XeO2F2. ठीक है, विल गेट XeO2F2. अगेन लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग. XeF6 if reacting with the two molecule of water, one molecule of XeF6 is reacting with the two molecule of water, then what we are going to get, we are going to get XeO2F2. So this is the compound that will be formed when one molecule of XeF6 is reacting to get XeO2F2. तो इस केस में XeO2F2 मिल जाएगा and plus HF, but obvious plus HF. Now in this reaction you can balance the reaction on your own. Okay, so there are some more points which are also very important. This phase is very very important, so read again and again. जितना भी stuff इस पेज पर दिया है, digest everything. XeO3 is colorless explosive solid. ठीक है, रट लेना, याद रखना है, जनरल नॉलेज ही बढ़ेगी. XeO3 क्या है, कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड. यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर दिया है, ये किसका स्ट्रक्चर है, XeOF4 का स्क्वायर पिरामिडल. सो व्हाट यू हैव टू मेमोराइज द नेम ऑफ द शेप. कि ऐसे एग्जाम में आएगा कि XeOF4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है. तो अभी क्या है, इफ यू रिमेम्बर ना, तो तुम्हें क्या है, एक ही बार में ऐसे टिक लगा के आ जाओगे, फिर ऐसा माथा पच्ची करना नहीं पड़ेगा. ठीक है, XeO3 भी बन रहा है यहाँ पर. लुक एट दिस XeO3. ओके, XeO3 कहाँ मिल रहा था हमको, व्हेन वी वर हाइड्रोलाइजिंग XeF4 एंड XeF6. ओके, जब XeF4 हाइड्रोलाइजिंग XeF4 एंड XeF6. ओके,
जब XeF4 और XeF6 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा था, कंप्लीट देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, नो, वन इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, वन इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है XeF6 का वाटर के साथ, देन इन दैट केस वी विल गेट XeO3। लेकिन अगर मान लो पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है XeF6 का वाटर के साथ, then in this case we can get two types or two compounds, one is XeOF4, other is XeO2F2। okay, अब देखो XeO3 जो है ना, एक्चुअली में XeO3 कलरलेस और एक्सप्लोसिव सॉलिड है and has a pyramidal molecular structure. This is a pyramidal molecular structure, pyramidal molecular structure. So I am just erasing this part from here. Okay, let me erase this part, then I will again draw the same structure जो बुक में तो दिया है, बट फिर भी I will draw, जिससे कि आप भी ड्रॉ करना आगे चल के, बिकॉज मैनी टाइम्स इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर तो आपको ना अच्छे से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ XeO3, सो व्हाट यू हैव टू डू, Xe बना दिया एक एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, one also double bond oxygen and one also double bond oxygen. So this is the structure of XeO3. Okay, so one lone pair। अभी से थोड़ा बहुत लॉजिकली भी तुम याद रख सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि लॉजिकली याद रखो, ऐसे याद रख सकते हो बिकॉज xenon is having the 8 electron, so this is first electron, let me change the color। okay, so this is the first electron of xenon, this is second electron and this is third electron, fourth one, fifth one and sixth one। okay, so these are 6 electrons of xenon which are bonded with oxygen। okay, now these two electrons are not bonded, so this is a lone pair, तो यहाँ पर एक lone pair आ गया। and now this seems like a pyramid, no, pyramid बन रहा है ना, एक ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, now you can see this is a pyramid, एक pyramid बन रहा है। okay, so the structure of XeO3 is pyramidal, so you have to memorize the structure, the name of the structure as well। तो यहाँ पर देखिए XeOF4 is colorless, है ना, चाहे तो ये जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए याद रख सकते हो, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। XeOF4 भाई कलरलेस होता है, वॉलेटाइल लिक्विड होता है एंड हैज अ स्क्वायर पिरामिडल, अभी तो बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना, वी हैड कंप्लीटेड द चैप्टर। So again there are some questions which is example number 7.22। देख लेते एक बार, does the hydrolysis of XeF6 lead to a redox reaction। अब देखो XeF6 का जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, है ना, हाइड्रोलिसिस भाई यहाँ पर कर रहे हैं XeF6 का हाइड्रोलिसिस, XeF6 + 3H2। तो एक काम करते हैं, लेट मी कैलकुलेट, देखो यहाँ पर ना xenon +6 में, you get it ना, xenon is in +6 and यहाँ पर देखोगे तो भी xenon is in +6। okay, and fluorine is in -1, fluorine is in -1। so xenon is not reducing, xenon is not oxidizing, fluorine is not reducing, fluorine is not oxidizing, so there is no oxidation and no reduction, so the hydrolysis of XeF6 is completely not a redox reaction। So now no, the product hydrolysis are XeO4 and XeO2F2 where the oxidation states of all the elements remain the same, it is in the reacting state। so if the oxidation state is not changing then it is not। अच्छा गूंज रहा है क्या, ओ ऐसा है क्या, अच्छा आवाज गूंज रहा है, ओके, आई विल टेक केयर ऑफ दैट नेक्स्ट टाइम, अभी तो चैप्टर खत्म हो गया, आई विल टेक केयर फॉर दिस नेक्स्ट टाइम श्योरली, and thanks for letting me know Karan। so now the uses part is here। अभी uses part को क्या करना है कि अभी तो तुम खुद भी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हो, बट एक बार ही तो मैंने पढ़ दिया आपके सामने। now listen, what is the uses। helium is a non inflammable and light gas। ठीक है, non inflammable, inflammable का मतलब क्या होता है, ज्वलनशील, है ना, जैसे पेट्रोल इज हाईली इनफ्लेमेबल, तो वो बहुत ज्वलनशील है। सो हीलियम जो है वो नॉन इनफ्लेमेबल है ना, ज्वलनशील नहीं है, लाइट गैस है, हल्की गैस है। हैंस इट इज यूज्ड इन फिलिंग बलून्स फॉर मटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, है ना, मौसम विभाग। मटीरियोलॉजिकल मतलब भाई वेदर कंडीशन को जो आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हीलियम बलून में भर के, तुमने देखा होगा ना बचपन में ऐसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो वहाँ
गुब्बारे वाला आता है, तो वो बढ़िया हीलियम सी गैस भर देगा उसमें और वो अपने आप उड़ेगा, क्योंकि हल्की गैस होती है ना। आगे, लिक्विड हीलियम दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट इज 4.2 केल्विन, फाइंड यूज एज cryogenic agent for carrying out various experiments at low temperature. It is used to produce and sustain powerful superconducting magnet which form an essential part. सिर्फ पढ़ रहा हूँ, समझना तुम्हें. Form an essential part of modern NMR spectrometer and magnetic resonance imaging system for clinical diagnosis. It is used as a diluent for oxygen in modern driving apparatus because of its very low solubility in blood. ठीक है, ये चीज हो गया. एक बार पढ़ दे रहा हूँ बस ऐसे मजे मजे के लिए, मैं तो तुम्हें खुद ही बोल रहा हूँ, ये भी तुम कर लेना और ये भी तुम कर लेना, बस एक बार पढ़ दी बोलो, खत्म कर लेते. नियॉन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड फ्लोरेसेंट बल्ब्स फॉर एडवर्टाइजमेंट. तो नियॉन को हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह के यूज करते हैं, बल्ब में फिल करते हैं, है ना. आर्गन को भी इसी में यूज करते हैं. डिस्प्ले पर्पज, नियॉन बल्ब्स आर यूज्ड इन बोटानिकल गार्डन. सो बोटानिकल गार्डन में भाई जनरल नॉलेज बढ़ जाएगी ना तुम्हारी. देखो बोटानिकल गार्डन में जब जाओगे तो वहाँ पर नियॉन के बल्ब दिखेंगे तुमको, है ना. एंड इन ग्रीन हाउस, आर्गन इज used mainly to provide an inert atmosphere in high temperature. Metallurgical processes are welding of metals or alloys and for filling electric bulbs. Electric bulbs में भी आर्गन होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला है ना, याद रखना. It is also used in the laboratory for handling substances that are air sensitive. है ना, एयर सेंसिटिव सब्सटेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑब्वियसली नोबल ना, तो रिएक्शन नहीं होगी इसलिए. देयर आर नो सिग्निफिकेंट यूजेस ऑफ xenon एंड krypton. दे आर यूज्ड इन द लाइट बल्ब्स डिजाइन फॉर स्पेशल पर्पस. तो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटली ओवर. और अगर आवाज गूंज रहा था तो अभी आई विल सी माय वीडियो, देखता हूँ क्या गूंज रहा है, क्या टेक्निकल इशू आ रहा है. ओके, सो दिस चैप्टर इज completely finished. Now, what is your work? You can now solve this part of exercise, NCERT exercise. और कुछ मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ इस पर वर्कआउट करना है. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू कि आपको बारी बारी से कई बार ये चैप्टर पढ़ लेना है. मतलब आई थिंक 10 to 12 times you have to read the chapter P block element. So in that effort डेफिनेटली आपकी चीज़ें बहुत सारी सॉल्व हो जाएंगी. जो आपको दिक्कत आएगी, मतलब जो आपको दिक्कत आने वाली है आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी. सिंपल क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जो पढ़े गए हैं वही क्वेश्चन आएंगे. आपको समरी भी है, समरी आप खुद से पढ़ देते हैं. ठीक है, चलिए बहुत 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 धन्यवाद आपका. खत्म करते हैं सेशन को यहीं पर. थोड़ा नेटवर्क इशू रहा होगा ना, सॉरी फॉर दैट. Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.